अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। अल्लाह पाक आप सबको आसानी अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। कैसा लगा सबको ये नावल? बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है। आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड। लेकिन आज के एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। रियली डैड, आप चाहते हैं मैं शादी कर लूँ? क्या जोक है डैड, मैं कोई शादी नहीं करने आया, ये बात आप दिमाग में रखा करें। पैंट की पॉकेट्स में दोनों हाथ घुसाए पानी में तैरती बतखों को देखता वो तंजिया मुस्कान से बोला। तैमूर खान ने इसे घूर कर देखा। गजान, बात को समझो, तुम्हारी बचपन से बातें हैं। शाइना से फिर इससे शादी करके तुम्हारी पोजीशन में वाज़ेह तब्दीली आ जाएगी बेटे। तैमूर साहब झंझला कर बोले, सीरियसली डैड? वो मुस्कुराता हुआ इनकी तरफ पलटा तो इसकी मुस्कान से चिढ़ते वो रेलिंग पर हाथ जमा गए। स्क्रॉलिंग तो स्टार्ट ही नहीं की। चलिए, देखें डैड, आप जानते हैं शादी वादी मुझे पसंद नहीं, मैं पाबंद होकर नहीं रह सकता। और दूसरा सच आप भी जानते हैं। इनके साथ खड़ा होता वो स्पॉट से अंदाज में बोला। तैमूर खान ने इसे घूरा। मुझे घूरने का कोई फ़ायदा नहीं डैड, जब मेरा दिल करेगा मैं शादी का आपको बता दूंगा। कंधे झुकाकर बोलता वो पॉकेट से सिगरेट की डिबिया निकाल गया। तैमूर साहब ने इसे ज़बरदस्ती घूरी से नवाजा, जबकि वो मुस्कुराता हुआ सिगरेट मुंह से लगा गया। पियेंगे डैड? वाह, व्हाट अ कॉन्फिडेंट। हल्की मुस्कान से खुद को घूरते तैमूर खान से वो बोला था, ऐसे वाहियात शौक तुम्हारे पास है, तुम्हारे बाप दादा ने कभी इस शय को हाथ नहीं लगाया और तुम मेरे सामने खड़े हो दीदा दलेरी से ना सिर्फ सिगरेट पी रहे हो बल्कि मुझे ऑफर भी कर रहे हो। आफरीन है सरदार गजान तैमूर तुम पर। वो खास तप चुके थे अपने बेटे की हरकतों से। कश लेता वो भरपूर मुस्कुरा दिया। सरदार हूँ, जो काम करूँगा दीदा दलेरी से करूँगा और आप ज़्यादा हाइपर ना हों, तबीयत ख़राब हो जाएगी आपकी। वो फिर से सुकून से बोला, हाइपर करने वाली बातें भी करते हो और ये भी कहते हो कि तबीयत ख़राब हो जाएगी। इतने कोई तुम मेरे खैर हुआ, गुस्से से कहते हुए इसके कमरे से ही निकल गए। इसकी खूबसूरत होंठों पर मुस्कुराहट झप थिखलाकर गायब हो गई थी। अब वो संजीदगी से नीचे पूल के पास बैठी शाइना खानम को देखने लगा, जो सुर्ख सूट पहने बालों का जूड़ा बनाए फोन में किसी से बात कर रही थी। वो लड़की काफ़ी खूबसूरत थी, इसे पसंद भी थी, लेकिन शादी वो भी नहीं करना चाहता था, कम से कम 1 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं। इन तीनों ने कल सुबह से कुछ नहीं खाया था। चाची को तो मौसमी बुखार हो गया था। वो कभी बैठती कभी खड़ी हो जाती। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, कौन है जो इसकी मदद करे। अब वो रोज़ रोज़ तो किसी से मदद नहीं मांग सकती थी, इसे खुद ही कुछ करना था। बड़ी सी काली सी चादर सर पर लेती वो ख़याम को अम्मी का ख्याल रखने की तायद करती हुई बाहर निकल गई। शाम के 4 बज रहे थे, धूप के साए ढल चुके थे। अरफान ने मुस्कुराकर इसे कोई वाहियात सा इशारा भी किया था, जिस पर वो सब से होंठ भींचे हुए तेजी से इसकी दुकान के पास से गुजर गई थी। पैदल तेज तेज चलती वो काफ़ी दूर निकल आई थी। चेहरे पर बेबसी सी थी। वो हरकार सरदार महल के सामने आकर रुक गई थी। मुझे अंदर जाना है। गेट के पास 4-5 खड़े चौकीदारों से वो बोली, कौन हो तुम लड़की? हम ऐसे ही किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं देते। इनमें से एक आदमी काफ़ी गुस्से से बोला, क्यों नहीं जाने देते? मुझे सरदार से मिलना है और इनसे मिलने तो कोई भी आ सकता है, फिर क्यों आप अंदर नहीं जाने देते? वो पहली दफ़ा गुस्से से बोली थी। इन आदमियों ने कमज़ोर सी लड़की को घूरा। ए बीबी, जाओ यहाँ से, हमारा दिमाग मत ख़राब करो। हमारे सरदार बस ख़ास लोगों से मिलते हैं, वैसे भी इनके बहुत दुश्मन हैं, हो सकता है तुम्हें इनके किसी दुश्मन ने भेजा हो। लाइट खासी कम है। ओह गॉड। इनमें से दूसरा आदमी ज़रा रौब से बोला। वो लब काटती हुई उसे देखती रही। हम लोगों के मसाइल हल करना इनकी जिम्मेदारी है, और अगर हम इनसे मिलेंगे नहीं तो उन्हें अपने मसाइल से आगाह कैसे करेंगे? हैरत है आप लोगों पर। वो गुस्से से बोलती हुई चुप हुई और दरवाजे के पास 4-5 गाड़ियां कतार में महल से बाहर आने लगी थी। सब चौकीदार हरकत में आ गए।
मुस्तैदी से खड़े हुए थे। वो बाहर बैठे हुए थे, अंदर भी चौकीदार होते थे और बाहर भी होते थे। वो एक साइड पर होती है मीरों के ठाठ देखती रह गई। इनमें से किस गाड़ी में होंगे वो गाड़ियों के गौर से देखती हुई बोली, इनमें से दूसरे नंबर वाली गाड़ी में है सरदार जी। एक चौकीदार जो भला दिखता था उसने आहिस्ता से इसे बता दिया था और गेट के पास चला गया। वो काली प्राडो को गौर से देखने लगी जिसके स्याह शीशे अंदर का मंजर छुपा गए थे। वो दिल मजबूत करती दौड़कर इस गाड़ी के पास पहुंची थी। गाड़ियां रुकी हुई थी। सरदार गजान की गाड़ी का शीशा वो जोर से बजा गई थी। गाड़ी के अंदर बैठा मोबाइल यूज करता वजूद चौंका था। गाड़ी के बाहर का मंजर तो नहीं दिखता था लेकिन अंदर का नहीं। इसने चौंक कर इस कमजोर सी लड़की को देखा जिसने काली चादर से होंठों को छुपाया हुआ था। ड्राइवर, इससे पूछो कोई मसला है? वो बेसाहता बोला था। गजान, छोड़ो इसे, हमें कॉन्फ्रेंस के लिए लेट हो रहा है। दूसरी तरफ बैठे तैमूर खान ने बेजारी से बेटे से कहा। तैमूर खान, पूछो इससे जाकर। वो बाप की बात नज़रअंदाज करता अपने खास मुलाजिम को हुक्म सादर कर गया था। मुलाजिम बाहर निकलता इस लड़की के करीब आया जिसकी आंखों में वीरानी सी थी। क्या मसला है लड़की? तुम जानती हो ऐसी हरकत करना मना है। क्या चाहिए? पैसे? वो मुलाजिम इसे पहचान चुका था। वो भी इस आदमी को पहचान चुकी थी। मैं बेकारन नहीं हूँ, मुझे सरदार गजान तैमूर से बात करनी है, तुमसे नहीं, वो सर्द लहजे में बोली थी। बहादुर खान ने इस लड़की को हैरत से देखा, फिर गाड़ी के अंदर चला गया। सरदार, वो आपसे बात करना चाहती है। वो मोबाइल पर मीटिंग अटेंड करते सरदार से बोला तो इसने हैरत से आईब्रो झुकाए, फिर लड़की को देखा। 1 मिनट ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करता देखकर वो बोला, जिस पर तैमूर खान ने इसे घूरा। कहीं उन्होंने इसे सरदार बनाकर कोई गलती तो नहीं कर दी थी? क्या ये शख्स कभी इनकी कोई बात मानेगा? लगता तो नहीं है। वो लब भींच कर अपने मगरूर बेटे को देखने लगी जो दौड़कर हाथ बढ़ाता हुआ बाहर निकला था। बेटा, बाहर बहुत गर्मी है, तुम कहाँ बर्दाश्त कर सकते हो? उन्होंने इसे टोका तो वो मुस्कुरा दिया। डैड, 1-2 मिनट की गर्मी से आपका बेटा मर नहीं जाएगा, डोंट वरी, तन से कहता डोर खुलकर वो बाहर निकला था। इसे बाहर निकलता देखकर इसके गार्ड भी बेसाख्ता बाहर आए और इसके इर्द गिर्द फैल गए थे। हीर बेसाख्ता 2 कदम दूर हुई। वो शख्स का तो रुतबे में बहुत बड़ा था इससे। हीर सर उठाए बहुत हैरत से इसे दराज कद आदमी को देख रही थी जो वाइट शर्ट, खाकी तंग पैंट, ब्राउन शूज पहने, आंखों पर ब्राउन कलर के ही शेड लगाए वो लड़की को सवालिया नजरों से देख रहा था। खयाम ठीक कहता था, सरदार गजान इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत था। इसकी पर्सनैलिटी ही बहुत शानदार थी। इसकी नीली आंखें ग्लासेस के पीछे छुपी हुई थी। कोई मसला है तो जल्दी कहें। वो संजीदगी से इस कमज़ोर कम सिन से लड़की से मुखातिब था जिससे लोग मुखातिब होने के लिए तरसते थे। वो चुप ही रही। इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो शख्स से क्या कहे। लड़की, तुम ठीक हो? इसकी स्पॉट आवाज पर इसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू तैरते बाहर को आने को मचलने लगे थे। सरदार गजान खान ने अफसोस इस लड़की को देखा, फिर पैंट की पॉकेट से वॉलेट निकालकर कई नोट इस लड़की की तरफ बढ़ाए। पैसों को देखकर वो बेसाख्ता लब भींच गई। सरदार, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। वो बिना पैसों को पकड़े सर झुका गई, जिस पर तैमूर खान गुस्से से बाहर निकला। ए लड़की, क्या तमाशा लगा रखा है? पैसे चाहिए तो लो, वरना हटो रास्ते से। तैमूर खान की हकारत ज़दा आवाज़ पर इसकी आंखों में तैरते आंसू बाहर निकल आए थे। सरदार गजान ने बाप को संजीदगी से देखा। इसकी परवरिश इसकी माँ ने की थी। वो लोगों की मदद करना जानता था, वरना अगर इन महल वालों में पला होता तो वो भी कठोर दिल का मालिक ही होता। मुझे इनसे अकेले में बात करनी है, वो फिर से ढीठपन से बोली। ये पेट की भूख इंसान को बड़ा बेबस कर देती है। वो लड़की भी मजबूर थी अपनों को भूख में देखकर। अपनी तकलीफ बर्दाश्त कर ली जाती है, अपने दिल से जुड़े रिश्तों की नहीं। वो अपनी अम्मी और भाई को भूखा नहीं देख सकती थी। मजबूरन इसे सरदार गजान के दर पर ले आई थी। इस तरफ आओ, वो कहता हुआ आगे बढ़ा। पीछे सब हैरानी से अपने सरदार को देख रहे थे। इसके साथ बहादुर खान भी बड़ा था और वो इसका राइट हैंड था। वो हैरान थी कि क्या सरदार इतने खूबसूरत रवैये के मालिक भी होते हैं। वो तो वैसे ही चली आई थी। वो नहीं जानती थी कि सरदार गजान इसकी बात सुनेगा। कहो। हाथ पुष्ट पर बांधता वो बेतासुर लहजे में बोला, मैं अपनी चच्ची के साथ रहती हूँ।
میری امی ابو چچا کا انتقال ہو چکا ہے، ہمارا کوئی سرپرست سہارا نہیں، ہم کئی دن فاقوں میں گزارتے ہیں۔ مجھے بھیک نہیں، مجھے کام چاہیے جس سے میں اپنے ماں باپ کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکوں۔ پیسے نہیں، آپ سردار ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے ہماری مدد کرنا، ہمارے مسئلے کا حل نکالنا۔ سر جھکائے وہ بول رہی تھی اور اس کی بہادری پر بہادر خان ہی اشش کر اٹھا تھا۔ سردار سے 2 ٹوک بات کرنا بہت ہمت کی بات تھی۔ تمہیں کام چاہیے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ سر جھکائے بولی تو وہ والٹ نکالتا ایک کارڈ اس کی طرف بڑھا گیا۔ یہاں چلی جانا، تمہیں نوکری مل جائے گی، اسے کارڈ تھما کر کہتا وہ خوبصورت چال چلتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اور یہ تھی ہیر کی غزان سے پہلی ملاقات۔ کارڈ پکڑے وہ حیرت زدہ سی تھی اور اس نے سردار غزان سے بات کی تھی، بہت حیرت تھی اسے خود پر، وہ اتنی ہمت کہاں سے لے آئی تھی سردار سے بات کرنے کی۔ گاڑیاں بہت تیزی سے وہاں سے گزری تھی، کارڈ پر کسی کمپنی کا نام درج تھا۔ کارڈ پکڑ کر وہ اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ چچا مختار دکان پر تھے، انہیں دکان پر دیکھ کر وہ دکان کے اندر آ گئی۔ چچا، ہمارے ادھار کی رقم کتنی ہوئی ہے؟ وہ ایک گہری سانس لیتی چچا سے بولی تھی۔ 1 منٹ بیٹا، 10,000۔ چچا نے رجسٹر میں جھانکتے ہوئے اسے بتایا تو وہ لب بھینچ گئی۔ چچا، میں جلد آپ کے پیسے لوٹانے کی کوشش کروں گی، کیا مجھے 1 پاؤ ماش کی دال مل سکتی ہے؟ وہ شرمندگی بھرے لہجے میں بولی تھی تو چچا نے گہرا سانس لے کر اسے 1 پاؤ ماش کی دال دے دی تھی، ساتھ ہی 10 روپے کا بسکٹ کا پیکٹ بھی پکڑا دیا تھا۔ دکان سے وہ قدم گھسیٹتی ہوئی گھر آئی۔ کچن میں سب سے پہلے اس نے ماش کی دال چولہے پر چڑھانے کی کوشش کی، لیکن چولہا تو جل ہی نہیں رہا تھا، گیس ختم ہو گئی تھی۔ لب بھینچ کر وہ ٹھنڈے پڑے چولہے کو دیکھنے لگی تو وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ پھر کچھ سوچ کر وہ باہر آئی۔ 4 اینٹیں باہر والے گیٹ کے پاس پڑی ہوئی تھی، اینٹوں کو پکڑ کر وہ دیوار کے پاس لے آئی، انہیں جوڑ کر وہ چھت پر چلی گئی۔ وہاں والی چھت پر کافی سوکھی لکڑیاں پڑی ہوئی تھی، اسے پتا تھا اگر مانگی نہیں تو ملیں گی، اگر مانگی تو نہیں ملیں گی، اس لیے وہ ادھر ادھر دیکھتی ان کی چھت سے کافی ساری لکڑیاں اٹھا کر بھاگی۔ نیچے کر اس نے لکڑیاں چولہے میں سیٹ کی، پھر ان پر کافی سارے کاغذ رکھے۔ 10 منٹ کی کوشش سے آگ جل اٹھی تھی۔ اپنی کامیابی پر وہ مسکرائی۔ رات کا وقت ہو چکا تھا، پتلی سی دال وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت پر پکا پائی تھی۔ تھوڑا سا آٹا تھا، اس کی پتلی سی روٹیاں بنائی تھیں۔ روٹیاں بہت مشکل سے پکی تھی کیونکہ آگ بار بار بجھ جاتی تھی۔ پرانی کاپیاں جلا کر وہ بہت مشکل سے روٹیاں تیار کر سکی۔ کھانا لے کر جب وہ اندر آئی تو چچی آنکھیں بند کی پڑی ہوئی تھی، خیام نیچے فرش پر ہی سو گیا تھا، وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ وہ 10 سال کا بچہ تھا، اسے بھوک بھی بہت لگتی تھی، لیکن ماں بہن سے کہہ نہ پاتا، کچھ ہوتا تو اس کی بہن انہیں کھلاتی نا۔ خیام اٹھو، کھانا کھا لو، پیار سے اس کی بال سہلاتی ہوئی بولی تو خیام جھٹ سے اٹھا۔ آپ ہی، گھر میں تو کچھ نہیں تھا، پھر اب کھانا کہاں سے لائیں؟ خیام حیرت سے بولا۔ اللہ نے دیا ہے۔ مسکرا کر اس کا ماتھا چومتی وہ بولی تو چچی امی اٹھی، کچھ کھا لیں۔ چچی سوجی آنکھیں اس پر جمائے اٹھ کر بیٹھی، وہ شاید کافی وقت روتی رہی تھی۔ اس کی سوجی آنکھیں، سرخ آنکھوں سے نظریں چرائے وہ کھانا ان کے آگے رکھ گئی۔ خود دونوں بہنیں کٹوری میں، وہ دونوں بہن بھائی کٹوری میں کھا رہے تھے۔ نائلہ خاتون مسکرا دی، یہ لڑکی بھی ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھی، اگر وہ نہ ہوتی تو شاید وہ دونوں ماں بیٹا کب کس برہم دنیا سے چلے گئے ہوتے، لیکن خدا نے اس لڑکی کو ان کا وسیلہ بنا دیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں سے یہ دال لائی تھی، نہ ہی دال تھی اور نہ ہی گیس۔ وہ نوالا منہ میں رکھے ہیر پر نظریں جمائیں گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ سردار، آپ کی کافی۔ وہ لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب مہرینہ نے کافی کا بڑا سا مگ اس کے سامنے کیا۔ تم کیوں لائی؟ ملازم کی طرح اس گھر کے؟ وہ بنا کپ دھامے آئی برو چکا کر بولا۔ آپ کا کام کرنا مجھے اچھا لگتا ہے سردار جی۔ وہ خالص فلمی ڈائیلاگ بولی تھی جس پر وہ لیپ ٹاپ بند کرتا اسے گھورنے لگا۔ پرپل کی شارٹ قمیص نیچے بلیک ٹراؤزر پر کریپ کا دوپٹہ، کندھے پر رکھے بال آدھے کھلے سے امپریس کرنے کے چکر میں تھی۔ وہ کوئی بچہ نہیں تھا جو اس لڑکی کی حرکتوں کو نہ سمجھ پاتا۔ کیا ایج ہے تمہاری؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ وہ خوش ہوئی۔ کیا یہ میری برتھ ڈیٹ جاننا چاہ رہے ہیں؟ اف، کل میرا نمبر مانگیں گے، پرسوں اظہار، پھر شادی۔ واو! وہ خیالوں میں آسمان پر پہنچی ہوئی تھی جب اس نے اس کو گھورا۔ مہرین، ایج پوچھی ہے تمہاری، کوئی میتھ کا سوال نہیں پوچھا تم سے۔ وہ غصہ ہوا تھا۔ جی 20 سال، شرما کر کہا گیا۔
اور میری ایج کیا ہے؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے آئیبرو چکا گیا کر بولا۔ آپ کی؟ وہ حیرت زدہ ہوئی۔ میں نے پوچھا میری ایج کیا ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ آپ کی شاید 30؟ وہ حیرت سے بولی۔ شاید نہیں، 30 کا ہوں میں۔ اور تم سے کتنا بڑا ہوں میں؟ وہ سوال پر سوال پوچھ رہا تھا۔ 10 سال؟ وہ سر چکائے بولی، دل میں الجھ رہی تھی کہ اس کے سوالوں سے۔ مطلب میں تم سے 10 سال بڑا ہوں۔ تم مجھے بالکل بہن کی طرح لگتی ہو مہرینہ، اور کچھ نہیں۔ بہتر ہوگا پڑھائی پر توجہ دو۔ مجھے پڑھائی سے جان چھڑانے والے سخت زہر لگتے ہیں، جانتی ہو؟ تم اور دوسرا کوئی اپنی ایج کا لڑکا پسند کر لو، تمہاری شادی کروانا میری ذمہ داری ہے، اور دوپٹہ سر پر رکھا کرو۔ اب دماغ تو چاٹ ہی چکی ہو، اب تم کافی پی لینے دو۔ وہ دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھتا، کافی کا مگ اٹھاتا، بنا اس کے کھلے منہ پر توجہ دیے وہ کافی کے سپ لینے لگا تھا۔ آپ شائنہ سے شادی کریں گے؟ وہ منہ بسور کر بولی۔ ہاں، کیوں؟ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ وہ لیپ ٹاپ کھولتا ہوا اسے گھورتا ہوا بولا۔ نہیں سردار، وہ بنا کر کہتی وہ پلٹ گئی تھی۔ مجھ سے نہیں تو اس شاہنہ خانم سے بھی نہیں ہوگی آپ کی شادی، دل میں سوچتی وہ مسکرائی اور پھر پلٹی۔ سردار، آپ کے ساتھ تو کوئی اینوسینٹ سوٹ کرے گی، جبکہ شائنہ تو بالکل بھی اینوسینٹ نہیں، بلکہ ہمارے خاندان میں تو صرف میں ہی اینوسینٹ ہوں۔ وہ جاتے جاتے پلٹ کر پھر سے بولی۔ مہرینہ نواز۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتا پھنکارا۔ میرا مطلب تھا شائنہ بھی تھوڑی سی انوسینٹ ہے۔ ڈر کر تیزی سے بولتی وہ وہاں سے رفو چکر ہو گئی تھی۔ بے وقوف۔ سر ہلاتا، سر ہلکا سا دباتا وہ سر جھٹک کر بولا تھا۔ صبح کے 10 بجے وہ کارڈ میں موجود جگہ پر پہنچ چکی تھی۔ یہ کوئی بڑی سی بلڈنگ تھی، لوگوں کا کافی ہجوم تھا اندر۔ وہ کانپتے قدموں سے اندر چلی آئی، چکنے فرش پر اس کے پاؤں پھسل رہے تھے۔ وہ کاؤنٹر پر موجود لڑکے کے پاس آئی۔ مجھے یہ کارڈ سردار غزان تیمور خان نے دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ شہنام صدیقی سے ملنے کے لیے۔ وہ کارڈ اس لڑکے کی طرف بڑھاتی ہوئی سہمے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ آپ لفٹ سے 2nd فلور پر چلی جائیں، پہلی رو میں جو کمرہ ہے وہاں چلی جائیں۔ وہ لڑکا اسے کہتا دوبارہ سے کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شکریہ کہتی وہ لفٹ کی طرف چلی گئی۔ لفٹ سے اسے ڈر لگتا تھا، اس لیے وہ سیڑھیوں سے اوپر جانے کا فیصلہ کرتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ فلور پر پہنچ کر وہ ہانپ چکی تھی۔ 1-2 منٹ رک کر وہ گہرے گہرے سانس لیتی۔ اس روم کے دروازے میں اس نے ڈرتے ہوئے دروازہ ہلکا سا نوک کیا، جس کے جواب میں یس آیا تھا۔ اندر آ کر اس نے چیئر پیچھے کی جانب کھسکائے بیٹھے اس شخص کو دیکھا۔ بیٹھ جاؤ، روبدار آواز میں کہا گیا۔ وہ سر ہلاتی جلدی سے بیٹھی۔ یور کوالیفیکیشن؟ جس کی طرف رخ کرتا وہ روب سے بولا۔ میٹرک کیا ہے۔ شرمندگی سے چور لہجے میں وہ بولی۔ سیریسلی؟ وہ حیرت سے بولا۔ جی۔ وہ لب کاٹتی ہوئی بولی۔ کھانے میں کیا چیز پسند ہے؟ اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا۔ فروٹ۔ وہ کیسے بتاتی کہ مفلس لوگوں کی کوئی پسند نہیں ہوتی؟ انہیں سوکھی روٹی بھی مل جائے تو اسی پر خوش ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوا؟ میں نے کیا کوئی مشکل سوال پوچھ لیا ہے؟ وہ پینسل انگلیوں میں گھماتا ہوا بولا۔ سر، جو مل جائے وہی فیورٹ ہوتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ گڈ۔ وہ منہ بناتا ہوا بولا۔ میں صفصہ کے پاس جاؤ اور ان سے اپنا کام سمجھ لو۔ وہ جیسے اس کو حوالہ لے کر آئی تھی، اس حوالے کی وجہ سے اسے وہ کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ تمہیں پتا ہے یہاں کیا کام ہوتا ہے؟ وہ اسے پلٹتا دیکھ کر مصنوعی سنجیدگی سے بولا۔ نہیں۔ وہ پھر سے شرمندگی سے بولی۔ ہم سپاریاں لیتے ہیں۔ وہ کھڑا ہوا بولا۔ سپاریاں مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ او مائی گاڈ، مطلب ہم لوگوں کو آرڈر پر مارتے ہیں۔ وہ پہلے تو کہکا لگا گیا تھا، بعد میں مصنوعی سنجیدگی کا خول خود پر چڑھاتا ہوا بولا۔ کیا؟ وہ ساکت سے اسے دیکھتے بھاگنے لگی تھی جب وہ سرعت سے اس کے سامنے آیا۔ دیکھیں، میں لوگوں کو نہیں مار سکتی، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے نہیں کرنا یہ کام۔ وہ سہمے سے لہجے میں بولتی شہنام صدیقی کو پھر سے کہکا لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ آپ کیوں نہیں مار سکتی لوگوں کو؟ ہیں تو آپ خاصی صحت مند۔ اس کے کمزور سے وجود پر طنز کردہ وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا۔ مجھے نہیں مارنا، اب مجھے جانے دیں۔ غصے سے کہتی وہ جانے لگی جب وہ پھر اس کے سامنے آ گیا۔ سوری، لیکن اب تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا، اور آج سے ہی کرنا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈال کر اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوا وہ ڈھیٹ لہجے میں بولا تو البتہ آنکھوں میں واضح شرارت تھی، جبکہ چہرے پر مصنوعی سنجیدگی۔ وہ تھوک نگلتی رونے ہی لگی تھی جب وہ چونکا۔ رونا مت، میں مذاق کر رہا تھا، ہمارا تو کپڑے کا کاروبار ہے۔
اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ جلدی سے بولا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ وہ ڈرتے ہوئے لہجے میں بولی، نو آئی ایم سیریس۔ وہ کندھے اچکا کر بولا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں میرے سر پر ہتھوڑا مارنا ہوگا۔ مار لو گی نا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بڑی ہی سنجیدگی سے بولا، جی مار لوں گی۔ وہ بے ساختہ بولی تھی، پھر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ جو اس کے کانوں نے سنا تھا، کیا سچ میں اس نے کہا تھا؟ اس نے ہیر کو گھورا، لوگوں کو مارا نہیں جاتا لیکن اپنے باس کو مار سکتی ہو؟ ہاں، تمہاری دشمنی کیا ہے مجھ معصوم سے جو میرے سر پر ہتھوڑا برسانا چاہتی ہو؟ اس کے تیکھے لب و لہجے پر وہ کسی معصوم بچے کی طرح سہم سی گئی تھی۔ وہ غلطی سے بول دیا ہے، نہیں ماروں گی میں۔ اس کے معصوم لہجے پر اس نے اسے مزید تنگ کرنے کا پلان ترک کر دیا تھا۔ جاؤ اور مس حفصہ سے اپنا کام سمجھ لو، اور دوسری بات، اگر تمہیں مجھے مارنے کی سپاری ملے تو انکار کر دینا، سمجھی؟ وہ اپنی چیئر کی طرف بڑھتا اسے پھر سے تنگ کرنا نہیں بھولا تھا۔ جی، وہ حیرت سے بولی، ہاں جی، اب جائیں، کافی وقت ضائع کر دیا ہے تم نے میرا، بہت بولتی ہو، اب تم کافی بھیجو، بلکہ تم کافی بھجوا دینا، سر درد کر دیا ہے تمہارے سوالوں نے۔ لیپ ٹاپ کھولتا وہ ایسے بولا جیسے سچ میں ہیر نے اسے سوال پوچھ کر اس کا سر درد کرا دیا ہو۔ وہ بنا کچھ بولے حیرت سے اس کے کمرے سے بھاگنے سے انداز میں نکلی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ داور نے اس لڑکی کے حلیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے سیکرٹری سے پوچھا۔ سر اسے سر شاہنام صدیقی نے رکھا ہے، یہ مس حفصہ کے انڈر کام کرے گی۔ واٹ؟ یہ کیسے کیسے لوگوں کو رکھنے لگا ہے؟ اس کے کپڑے دیکھو، اور جو اس نے چادر لی ہوئی ہے وہ پھٹی ہوئی ہے، اسے ابھی کبھی باہر نکالو۔ داور خان غصے سے اپنی سیٹ سے کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ سہارا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں وہ حفصہ کی بات دھیان سے سنتی سر ہلا رہی تھی۔ وہ لڑکی شکل سے ہی معصوم دیکھتی تھی۔ سر نہیں نکال سکتے، اسے سردار غزان تیمور نے رکھا ہے۔ سارا کی آواز پر وہ چونک کر اس کی طرف پلٹا۔ کس نے رکھا ہے؟ وہ حیرت سے چور لہجے میں بولا۔ سردار غزان تیمور نے۔ وہ سر جھکا کر بولی تو اس کی بات پر اس نے پھر سے اس لڑکی کو دیکھا۔ یہ لڑکی کہاں ملی سردار کو؟ اور یہ کیا چکر ہے؟ سوچنے والے انداز میں وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، پھر شاطر مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رقصاں ہوئی، جس پر سارا نے حیرت سے دیکھا۔ سردار غزان تیمور خان، اس کا نام بڑبڑاتا ہوا وہ دوبارہ سے اپنی چیئر پر بیٹھا۔ امی، وہاں کے لوگ اچھے ہیں، لیکن رات کو ان کے پاس بیٹھ کر وہ کہہ رہی تھی، لیکن پھر چپ ہو گئی۔ کیا ہوا ہیر؟ کیا کسی نے تنگ کیا ہے؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں امی، پریشانی کسی نے نہیں کیا، لیکن شاہنام صدیقی یاد آیا تھا تو پریشان کرنے والی بات پر، لیکن وہ اس کا باس تھا اور وہ یہ جاب ہرگز نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اسے کوئی کام پر نہیں رکھے گا، نہ ہی اس نے پڑھائی کمپلیٹ کی ہوئی تھی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی تجربہ اور ہنر تھا۔ اگر سردار نے نہ کہا ہوتا تو اسے شاید ہی کوئی نوکری ملتی۔ امی، وہاں سب نے اتنے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور میری لیلن کی چپل اور یہ پھٹی ہوئی چادر، پرانا سا سوٹ۔ امی میں کیا کروں گی؟ میرے پاس تو مشکل سے 4 سوٹ ہیں، اور وہ بھی پرانے سے۔ ہیر کے بھرائے ہوئے لہجے پر نائلہ بیگم اسے اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ بیٹا تم کل ہی جانا بازار اور سوٹ لے آنا، اپنے 3-4 میں خود سلائی کروں گی، پیارے پیارے ڈیزائن بناؤں گی ان پر۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا تو اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ امی، ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ ایک وقت کا کھانا خرید لے، تو کپڑے کیسے خریدوں گی؟ اس نے بے بسی سے چور لہجے میں پوچھا۔ آنکھیں جم جم برسنے لگی تھی۔ اور رونا نہیں، اور میری بات دھیان سے سنو، ماسی رشیدہ سے میں نے کچھ پیسے ادھار مانگے تھے، وہی دے کر گئی ہیں آج، انہوں نے مسکرا کر اسے بتایا تھا۔ امی، ہم اتنے پیسے کیسے واپس کریں گے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ اللہ مالک ہے، اور ہم اللہ کے فضل سے ایک دن سب کے پیسے لوٹا دیں گے، دیکھنا تم۔ انہوں نے اسے پھر سے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ امی، وہ پیسے تو آپ نے سودا سلف خریدنے کے لیے لیے ہوں گے، تو کیسے ان سے کپڑے لے لوں؟ وہ ان کے ساتھ لپٹتی ہوئی بولی۔ 5,000 ہیں، تم 3,000 کے سیل سے سوٹ لے آنا، وہاں سے سستے مل جاتے ہیں، میں ان پر ڈیزائن کر کے پیارے بنا دوں گی، باقی 2,000 کا تھوڑا سا سودا لے آنا، باقی اللہ مالک ہے۔ انہوں نے اس پر چادر دیتے ہوئے کہا تو ان کے ہاتھ چوم کر سر ہلاتی وہ آنکھیں موند گئی۔ لیکن نیند گہری سوچوں والوں کو کہاں آتی ہے؟
दूसरी चारपाई पर खयाम लेटा आंखें मूंदे पड़ा था। इन दोनों को पता था वो सो रहा है, लेकिन वो सो नहीं पाया था। अपनी माँ और बहन को इस तरह हालात की चक्की में फंसे देखकर मुझे काम करना होगा, मुझे इनकी जिम्मेदारी उठानी होगी। तकिए में मुंह दिए वो सोच रहा था, और ये तय था कि नींद तो इन तीनों को ही नहीं आनी थी। तीनों ही अपनी अपनी सोचों में गर्क थे। सरदार गजान तैमूर खान वो गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था जब महरीना की आवाज़ पर न चाहते हुए भी रुका। आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा मतलब है कि क्या आप शाइना खानम के साथ डिनर पर जा रहे थे? इसकी घूरती नज़रों ने इसके 14 तबक रोशन कर दिए थे। वो पूछकर पछताई थी, महरीना तुम्हारी गुस्ताखी की सज़ा तो आज तुम्हें ज़रूर मिलेगी। क्या तुम नहीं जानती कि सरदार को पीछे से आवाज़ नहीं दी जाती? क्या तुम नहीं जानती सरदार अपनी मर्जी का मालिक होता है? कोई भी इससे ऐसे सवाल जवाब नहीं कर सकता। इसके सर्द और वसीले लहजे पर वो अपनी जगह पर कांप गई थी। मुझे माफ़ कर दे सरदार, आइंदा की गलती नहीं होगी। मैं तो आपकी छोटी सी कज़न हूँ ना, इस बार माफ़ कर दें प्लीज़। वो सर झुकाए बहुत मासूम सा मुंह बनाकर बोली। वो गहरी सांस लेता इस ढीठ लड़की को देखकर रह गया। वो चाहकर भी इसे सज़ा नहीं दे पाता था कि इसे वो अपनी बहन रनम जैसी ही लगती थी। इस बार माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत पर सज़ा मिलेगी, अंडरस्टैंड? इसके पूछने पर इसका सर बिसाता पहले नफी में और फिर इसकी गुस्सीली आंखें देखकर सर हाँ में हिल गया था। ब्लैक चश्मा आंखों पर लगाए वो पूरा बात चलता अपनी गाड़ी की तरफ आया। ड्राइवर ने मसले से इसके लिए डोर खोला। 3-4 गाड़ियां इसकी गाड़ी के पीछे गई थी। शाइनी तो भी घर पर ही है सरदार जी, देखती हूँ कैसे डेट पर जाते हैं। मैं नहीं तो शाइना बीबी भी नहीं, कब की आई है, जाती ही नहीं है अपने घर। मेहमान तो एक दिन का होता है और इसे आए तो 6 दिन हो चुके हैं। अभी तो सरदार ठीक से मुहातब नहीं करना है, वरना ये तो हमारी गोदों में ही बैठ जाए, महारानी कहेंगी। बाल झटक कर वो बुड़बुड़ाती हुई शाइना खानम के रूम में आई। रूम में कोई नहीं था। वो इर्द गिर्द देखती हुई जल्दी से रूम में आई। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। ओह, तो महारानी शावर ले रही हैं। नहाती रहो मैडम, लेकिन सरदार गजान को तो मैं तुम्हारा कभी नहीं होने दूंगी। आहिस्ता से बोलती वो वॉशरूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर गई थी। अंदर ही रहे खानम जी, सारे साल का शावर लेती रहे। माय डियर गुड बाय। तुमने मेरी ज़िंदगी की पहली ख्वाहिश रद्द करवाई थी। मैं तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दूंगी, याद रखना। मुस्कुरा कर कहती वो जल्दी से बाहर की तरफ दौड़ गई थी और कमरे में आकर अपना कॉलेज बैग पकड़ा और कंबाइन स्टडी के लिए अपने दोस्त के घर भाग गई कि इस पर कोई इल्ज़ाम ही ना आए। छोटा सा बाजार था जहाँ से सिर्फ इस जैसे गरीब लोग ही शॉपिंग करते थे। सेल से 3-4 सस्ते सस्ते वो सूट लेकर इनके साथ मैचिंग लेस भी ले चुकी थी। एक 300 वाली नॉर्मल सी चप्पल भी ले चुकी थी। वही से इसने घर के लिए थोड़ा थोड़ा राशन लिया। बाजार से निकलती वो ठटकी खूबसूरत मर्दाना वॉच देखकर। इसके भाई को कितना शौक था वॉच लेने का, पहनने का, लेकिन वो कभी ख़रीद ही नहीं सकी थी। ख़याम, पहली तनख्वाह से मैं तुम्हारे लिए सबसे पहले वॉच लूँगी। ये तुम्हारी बहन का तुमसे वादा रहा। आंखों में आए आंसू, वही कही रोती वो खुद से वादा करती। पैदल ही घर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ी कि रिक्शे के लिए इसके पास तो पैसे थे नहीं, लेकिन 3 से तो बचे थे। वो इन पैसों को संभाल कर रख चुकी थी कि बस का किराया देने के लिए। अब वो इतनी दूर पैदल तो नहीं जा सकती थी ना। ये दरवाज़ा कैसे लॉक हो गया बाहर से? मैंने तो अंदर से लॉक किया था। शाइना ने परेशानी से बंद दरवाजे को देखते हुए कहा। इसका मोबाइल भी बाहर पड़ा था और दीवारें भी साउंड प्रूफ थी। उफ महरीना, ऐसी हरकत तो तुम ही कर सकती हो। तुमने मुझे बहुत हल्का समझा है। आप देखो तुम्हारे साथ मैं क्या करती हूँ। तुमने शाइना को परेशान किया, अब शाइना तुम्हें सबक सिखाएगी कि याद रखोगी। दरवाजे पर हथेली रखते वो गुस्से से बोली और गुस्से से सफ़ेद रंगत सुर्ख पड़ चुकी थी। सुबह 7 बजे वो निकलती और जाकर 9 बजे वो बमुश्किल पहुंच पाती थी कि बस वगैरह देर से आती। कभी जगह मिलती तो कभी दूसरी बस का इंतज़ार करना पड़ जाता। शाम के 4 बजे वो घर आती। इसका काम कंप्यूटर में डाटा सेव करना, फाइल्स को कलेक्ट करना और इन पर शहनाम और दावर के साइन लेना था। काफ़ी भाग दौड़ वाला काम था इसका। कोई इसे चैन से बैठने ही नहीं देता था।
किसी को कुछ चाहिए होता था तो किसी को कोई फाइल। लंच ब्रेक में सब लंच करने जा चुके थे, वो अकेली बैठी फाइल्स को चेक कर रही थी। ये फ़कत मसरूफियत का बहाना था। आओ तुम भी लंच कर लो, हफ्सा ने बैग उठाते हुए इससे कहा। नहीं आप जाएं, मेरा थोड़ा सा काम रहता है। वो हनूज फाइल पर सर झुकाया आहिस्ता से बोली तो हफ्सा के जाने के बाद इसने नमी के से आंखें पूंछी और इसके पास फ़कत 50 रुपये थे और वो कहाँ लंच और डिनर जैसी अय्याशी कर सकती थी। बैग पकड़ा, अंदर सूखी रोटी शॉपर में रखी हुई थी। वो नाश्ता करके नहीं आई थी, रोटी पकाकर साथ ले आई थी। जब सब लोग लंच करके ने चले जाते तो वो रोटी निकालकर जल्दी से खा लेती। गिलास में पानी डालकर वो सूखी रोटी के बड़े बड़े लुकमे मुंह में रखती, हर लुकमे पर अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। ए लड़की, मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लो, दावर मलक ने सर झुकाए बैठते इस लड़की से कहा। वो झट से रोटी बैग में ठूंसती हुई उठी। जी सर, ऊंचा सुनती हो क्या? वो दुरुस्तगी से बोला। वो सर झुकाए नफ़ी में सर हिला के। काफ़ी बनाकर लाओ, 5 मिनट में, हुक्म सादर करता वो जाने ही लगा था जब वो बेसाख्ता बोली। सर मुझे कॉफ़ी नहीं बनानी आती, मुझे बस चाय बना लेती हूँ। सर झुकाए वो शर्मिंदगी से बोली। व्हाट नॉनसेंस, तुम इतनी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनी में काम करती हो और बनानी तुम्हें एक कप कॉफ़ी नहीं आती? पता नहीं किस झुग्गी से उठकर आ गई हो, कल से मुझे यहाँ नजर मत आना। हकारत से इसके चेहरे को देखकर कहता वो अपने केबिन की तरफ तेज कदमों से बढ़ गया। उसे तो गरीब लोगों से ही सच चिढ़ थी, दूसरा उसका हवाला भी इसे गुस्सा दिला देता था। तुम देखना इस लड़की को मैं कैसे यहाँ से बेइज्जत करके निकालूंगा। तुमने रुकवाया है ना इसे, अब आप देखो इस लड़की को कैसे मैं दिन में तारे दिखाता हूँ। अपने केबिन में आकर सामने लगे सरदार गजान की तस्वीर को देखकर वो गुस्से से भरपूर लहजे में बोला। अब क्या जाने जिस लड़की को वो गजान की वजह से जलील करना चाहता था, गजान तो इस मस्कीन को भूल भी चुका था। शू शू करती वो फाइल सेट कर रही थी जब शाहनाम सदीकी इसकी की तरफ आया। यह लड़की क्या हुआ? वो इसकी आंखों में ठहरे आंसू देखता हुआ बोला। वो घबरा उठी। कुछ नहीं सर, बस सर में दर्द था। वो आंसू पोंछती जल्दी से बोली। पैनाडॉल की एक गोली लो और चाय पियो, ठीक हो जाएगा। वो इसके सुर्ख चेहरे को अफसोस से देखता हुआ बोला। सर क्या जिसे कॉफ़ी बनानी नहीं आती आप इसे नौकरी से निकाल देते हैं? इसके सहमी सवाल पर वो हैरत से पलटा। नहीं, ये तुमसे किसने कहा? वो हैरत से बोला। सर ने मुझसे कॉफ़ी मांगी, मैंने कहा मुझे नहीं बनानी आती, तो कहते हैं कि कल से ऑफिस ही मत आना। वो भराए हुए लहजे में कहती शाहनाम सदीकी को हैरत में डाल गई थी। ऐसा तुमसे दावर एहतशाम खान ने कहा? वो संजीदगी से बोला तो वो सर हिला गई। है इसे ना पागलपन के दौरे पड़ते हैं, सो रिलैक्स रहो और मेडिसिन लेकर घर चली जाओ। तुम भी क्या याद करोगी कि किस सही बॉस से पाला पड़ा है। वो कहते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ा। सर मैं काम ख़त्म करके जाऊंगी। इस पर इसने खुश होते हुए कहा। वो कंधा उचका कर मुस्कुराया। मतलब सरदर्द नौकरी से निकाले जाने का था? मेरा काम था कहना, अब ये तो तुम पर है। जाओ, जाना चाहो तो जाओ, नहीं तो वैसे भी मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है, जहाँ मैं होता हूँ वहाँ से किसी का हटने को दिल ही नहीं चाहता। इतना खुश फहम इंसान होना चाहिए। वैसे अपनी तारीफ खुद ही करता वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि वो मुँह खोले से जाता देखती रही। सरदार गजान खान, कैसे हैं आप? नीम दराज पोल के किनारे पड़े सोफे पर वो बैठा था जब शाइना खानम चली आई। इसने लैपटॉप से नजरें हटाकर इसे देखा जो डार्क फिरोजी सूट के ऊपर रेड कलर का दुपट्टा लिए से पूछ रही थी। आई हेट फिरोजी। आओ बेटा। इसने साइड पर पड़ी कुर्सी की जानिब इशारा किया। वो हल्का सा मुस्कुराती हुई इसकी टांगों के पास पड़ी खाली जगह पर बैठ गई। आप जानते हैं हमने आज आपका कितना इंतज़ार किया? वो इसके चेहरे के नकूश में डूबी महदम लहजे में से शिकायत कर गई थी। लैपटॉप इसने बंद नहीं किया पर इसे देखने लगा। हम एक ज़रूरी काम में फंस गए थे। डोंट वरी, डिनर फिर कभी सही। वो कंधे उचकाकर लापरवाही से बोला, जिस पर शाइना ने संजीदगी से इसके चेहरे को देखा, फिर सर हिलाती मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, फिर कभी सही। वो इसकी लंबी उंगलियों को उंगलियों के पोरों से छूती हुई बोली। सरदार गजान तैमूर ने संजीदगी से इसे देखा, फिर बहुत आहिस्ता से हाथ वहां से हटाकर बाल संवारने लगा। आज हम आपके पास एक शिकायत लेकर आई हैं। शिकायत? पिलर के पीछे छुपी महरीना का दिल अब जोर से धड़का था। ये लाजमी मेरी शिकायत करके मुझे सरदार से डांट पड़वाना चाहती है। महरीना ने बाल मुंह से हटाते हुए लब भेज कर सोचा। आज आपको पता है
मेहरीना ने मेरे साथ क्या किया? इसकी नीली आंखों में देखते हुए वो गुस्से से बोली तो सरदार गजा ने लैपटॉप से नजरें हटाकर सवालिया नजरों से इसे देखा। इसने मुझे आज हाँ, शाहिना खानम आप यहाँ हैं और मैं आपको पूरे घर में तलाश कर चुकी हूँ। आप जानती हैं मुझे आपसे कितनी मोहब्बत है। ज़रा ना मुझे देखें तो दिल बेचैन, मेरा मतलब है दिल ही नहीं लगता मेरा आपके बगैर। भागकर इनके करीब आती वो जल्दी जल्दी बोली तो लाइबा शाइना ने इसे लब भेज कर देखा। सीरियसली? इस बार सरदार गजान आईब्रो झुकाकर अपनी मासूम सी कज़न से बोला। जी मैं सच कह रही हूँ, ये देखें मैंने तो अपने मोबाइल की वॉलपेपर पर दोनों की तस्वीर लगाई हुई है। देखें। मोबाइल की स्क्रीन ओपन करके वो इन दोनों के सामने गई तो शाइना ने हैरत से इसके फ़ोन को देखा जहाँ इसने वाकई दोनों की पिक्स लगा रखी थी। लेकिन ये बात अलग है कि शाइना की तस्वीर इस एंगल से खींची गई थी कि इस तस्वीर में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, जबकि मेहरीना बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये तस्वीर इसने एडिट करके लगाई होगी। पहली बार सरदार गजान के होंठों के किनारों पर हल्की सी मुस्कान झलकी थी। तुमने मेरी पिक्स इतनी बुरी क्यों खींची है? शाइना ने सदमे से पूछा कि इतनी बुरी तस्वीर वो बड़ी करके सरदार को दिखा रही थी। मुझे तो आप बहुत अच्छी लगती हैं इस तस्वीर में, हालांकि आप बहुत वो मेरा मतलब है ठीक लग रही हैं, फिर भी मुझे तो आप हसीन लग रही हैं और झूठ तो मैं बोलती नहीं। वो बोलती हुई आखिर में सरदार की खोजती नज़रों खुद पर महसूस करके जल्दी से जो मुंह में आया बोल गई। शाइना ने गहरी सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया कि वो सरदार गजान के सामने चला नहीं सकती थी, इसे डांट नहीं सकती थी कि सरदार को पुरसुकून और ठंडे मिजाज के लोग पसंद थे। शाइना पी आप तो बहुत प्यारी हैं। वो शाइना के कंधे पर सर रखते हुए बोली। ओके ओके, असल में मुझे ज़रा काम है अंदर, फिर मिलते हैं, चलती हूँ सरदार। वो इसे खुद से परे करती जल्दी से वहाँ से निकलती गई कि वो इससे और इस लड़की को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब वो पूरे दांतों की नुमाइश करती सरदार गजान तैमूर को देख रही थी, जबकि वो संजीदगी से नजरें इस पर जमाए हुए था। मेरे कमरे में जाओ और वहाँ जो मेरा स्टडी रूम है वहाँ की सारी बुक्स को पहुँच कर दोबारा इनकी सही जगह पर रखो। वो लैपटॉप ऑन करता इंतहाई संजीदगी से बोला। ये काम है या सज़ा? वो बुड़बुड़ा कर बोली। दोनों। वो लैपटॉप पर तेज़ी से उंगलियां चलाता बिना इसे देख के बोल ले गया। जी अच्छा। गहरा सांस लेती मरमर से लहजे में कहती वो वहाँ से निकल गई। हलीमा इसकी एक पुकार पर दरवाजे के पास खड़ी मुलाजमा दौड़कर इसके पास आई। इसे मेरे कमरे में जाने में वक्त लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता चलेगी। आई नो, तुम जाओ और स्टडी रूम के शेल्फ पर रखी सारी किताबों को नीचे रख दो और इसे सारा काम खुद करवाओ। पहले किताबें साफ अच्छे से करवाओ, फिर शेल्फ पर रखवाओ। इन्हीं मुलाजमा को हुक्म सादर करता वो फिर से लैपटॉप में मसरूफ़ हो गया। जी। मुलाजमा हैरत से अपने सरदार को देखती वहाँ से निकल गई। अच्छा है, मसरूफ़ रहेगी तो मेरे कान और सर महफूज रहेंगे। वो हल्के से बुड़बुड़ाता हुआ फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। मिस्र में इसका बहुत बड़ा कारोबार था। वो जो अपने भाई के हवाले कर आया था वो ज़्यादा वहीं रहता था, यहाँ इसका बाप था। रिश्ते थे जिसकी वजह से इसे आना पड़ता था। अब तो इसके सर पर सरदार की पगड़ी थी जो घर का बड़ा बेटा अपने सर पर रखता है, इसलिए इसे ना चाहते हुए भी अपने बाप के कहने पर यह पगड़ी रखनी पड़ी थी। मिस्र में इसके बहुत सारे रिश्ते थे जो इसे बहुत मिस करते थे। ये पैसे ही रजा के बैग में रख दो। दवर मलक ने सारा को भारी रकम देते हुए कहा। क्यों सर? सारा ने पैसों की गड्डी पकड़ते हुए हैरत से पूछा। जो कहा है वो करो और ये काम बहुत राजदारी से करना, बिना किसी की नज़रों में आए। वो शीशे के पार बैठी हीर को देखते हुए बोला। हीर सर झुकाए बड़ी महारत से कंप्यूटर चला रही थी। गुलाबी रंग की कमीज, सबज शलवार, सबज ही गुलाबी रिबन वाला दुपट्टा लिए वो कमज़ोर सी लड़की की ज़िंदगी अभी बहुत सारी मुश्किलात मुँह खोले खड़ी थी। लंच टाइम जैसे ही वो वॉशरूम गई, सारा ने हाल खाली देखकर दावर का काम बहुत होशियारी से कर दिया। कब करोगे शादी के लिए? हाँ, शर्जील खानम आज भी आया था शादी का पूछने। इनकी बेटी जवान है, तुम्हारी मांग शादी करना चाहते हैं वो अब। तैमूर खान आज फिर इस जिद्दी के कमरे में खड़े होकर जिद होते हुए पूछ रहे थे। काफ़ी पीता हुआ वो मुस्कुराया। मुस्कुराना बंद करो और जवाब दो, उन्होंने इसकी मुस्कुराहट से परेशान होते हुए पूछा। 1 साल का टाइम मांगा था मैंने, शायद आपसे। सैंडविच का पीस मुंह में रखता हुआ वो आईब्रो झुकाकर बोला तो सरदार गजान इनके तनबीही लहजे पर न चाहते भी वो मुस्कुराया था।
रच कर सोना था, इसका उन्हें गुरूर भी बहुत था, लेकिन आज उन्हें इसकी मुस्कुराहट एक आंख नहीं भा रही थी। तुम चाहते हो तुम्हारे बाप का सर किसी के सामने झुके? वो इसके सामने बैठते हुए बोले। बिल्कुल भी नहीं। काफी का कप रखता वो संजीदा होते हुए बोला कि इसे अपने रिश्ते बहुत प्यारे थे। तो हाँ कर दो बच्चे, कभी तो इस बाप की भी मान लिया करो। इनके बेचारगी लिए लहजे पर वो आंखें सुकेड़े उन्हें देखता मुस्कुराकर सर हिला गया। ओके, लेकिन जल्दी की कोई डेट अब फाइनल नहीं करेंगे, मुझे वापस जाना है, कुछ मीटिंग्स हैं जो मुझे डील करनी है। गहरा सांस लेकर अपनी मनपसंद बात कहकर वो चला गया था। जीते रहो मेरे शेर। उन्होंने मुस्कुराकर इसका माथा चूमा और आखिरी को खुशी की बात थी, जबकि वो अपनी माँ के रद्द अमल से अभी से परेशान होने लगा था कि वो मानेगी या नहीं। ये एक अलहदा टेंशन थी। इसे काम निपटाते हुए काफी वक्त हो चुका था, लेकिन काम था कि बढ़ ही रहा था, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसकी चाय का बड़ा कप कब से पड़ा ठंडा हो चुका था, लेकिन इस बेचारी को कुछ होश ही नहीं था। अटेंशन एवरीवन। दावर के संजीदा बड़े लहजे पर सब इसकी तरफ मतवज्जो हुए थे। जो एक हाथ पैंट में डाले सब पर एक तराना सी नजर डाल रहा था। आखिरकार निगाह इस पर रुकी थी जो काम छोड़े दावर को ही देख रही थी। दावर के देखने पर वो सर झुकाकर नजरें फर्श पर जमा चुकी थी, जिस पर दावर के होंठों पर एक तंजिया सी मुस्कान झलकी थी। मेरे कैबिन से पूरे 3 लाख गायब हुए हैं, किसी को आइडिया है कि वो कहाँ गए हैं? इसके संजीदगी से पूछने पर सभी अपनी जगह से खड़े होते एक दूसरे को हैरत से देखने लगे थे। सर, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ कि ऑफिस की कोई चीज़ या कैश गायब हुआ हो। सारा ने मसनूई परेशानी से दावर के पास रुकते हुए कहा, जिस पर दावर ने सबको ही तंदही से देखा था। हाँ, लेकिन कोई है जो मेरे केबिन में आया और कैश लेकर चला गया, वरना मेरे रखे पैसे कहाँ जा सकते हैं? जिसने भी ये हरकत की है वो बता दे, वरना पुलिस को तो मैं फ़ोन कर ही चुका हूँ, थोड़ी देर में आ जाती है। लेकिन अगर कोई खुद अपना जुर्म कबूल कर ले तो मैं इसे माफ़ भी कर सकता हूँ। इसने वर्कर्स के केबिन की तरफ चक्कर लगाते हुए रोबदार लहजे में कहा। अब सब लोग आपस में चामगोयां करने लगे थे। सिर्फ एक हीर ही थी जो खामोश सी खड़ी थी, अपने चाय के कप को देख रही थी। चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। आखिर वो क्यों डरती या परेशान होती? इसने कौन सा चोरी की थी? लगता है सर तलाशी लेनी पड़ेगी, कोई अपना जुर्म थोड़ी कबूल करेगा। सारा ने सीने पर हाथ बांधते हुए कहा। सब खामोश नजरों से सारा और दावर को देखने लगे थे। लेकिन ऐसे कैसे सर, हम तो पुराने वर्कर्स हैं, हमने पहले कभी चोरी नहीं की। आप लोग हमारी तलाशी ले लें। एक दरमियानी उम्र का आदमी जो काफ़ी अरसे से इस कंपनी में काम करता था आखिर बोल पड़ा। मुनव्वर साहब, मैं जानता हूँ, बट चोर को पकड़ने के लिए सब की तलाशी लाजमी है। सारा, तुम गर्ल्स के बैग चेक करो, और मंसूर साहब आप मेल्स के। अपने लिए लाई कुर्सी पर बैठता वो सर लहजे में बोलता। निगाह इस मासूम लड़की पर जमा गया जिसका जर्द चेहरा फाकों की कहानी बताता था। आंखों में छाई वीरानगियां इसकी रातों की बेचैनी की कहानी सुनाती थी। वो क्या जाने कि कुछ देर बाद इसके साथ क्या होने वाला था। वो तो आज घर में मौजूद राशन का हिसाब लगा रही थी जो एक दिन ही चलेगा। अभी तनख्वाह मिलने में काफ़ी दिन पड़े हुए थे, कहाँ से लाऊं पैसे? ख़याम के तो 2-3 सूट हैं, वो भी पुराने हो चुके हैं। अम्मी के भी 2 ही सूट हैं, क्या करूं? तनख्वाह के लिए दरख्वास्त दूं? वो भी इसी हिसाब में उलझी हुई थी जब सारा इसके करीब आई। हीर, बैग की तलाशी दो।